हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो आज के टॉपिक, इस चैप्टर के बचे हुए वो टॉपिक जो हमने आज के लेक्चर में करने हैं। नंबर वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नंबर टू इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, देन विल टॉक अबाउट द क्वांटम नंबर्स एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर्ड थ्योरी को लास्ट क्लास में मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था। एंड अब आइए बात करते हैं सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। देखो बच्चों, एक साहब थे मिस्टर हर्ट। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी मेटेलिक प्लेट पे कुछ फोटोन आके टकराते हैं तो इस मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। देखो, फोटोन आके टकरा रहे हैं तो मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या? फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को भगा रहे हैं। अब हर्ट साहब इसको कुछ ऑब्जर्व तो कर पाए, बट कोई जस्टिफिकेशन या कुछ फॉर्मुलेशन नहीं दे पाए। इसके लिए एक भाई साहब आए, हमारे बड़े ही फेमस मिस्टर आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब ने एक बड़ी प्यारी इक्वेशन दी, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। दैट इज एच न्यू is equal to h nu naught plus half mv square। दोस्तों, फोटोन जो आके टकराएगा, फोटोन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दिस इज व्हाट क्वांटा ऑफ दैट विजिबल लाइट। फोटोन जब आके टकराएगा तो फोटोन की एनर्जी, देखो अब मेटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन है, मस्त जुड़े हुए हैं वो मेटल से। अब जो फोटोन की एनर्जी है जो टकराएगी, उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटेलिक स्ट्रक्चर से दूर करेगी, उसके बॉन्ड को तोड़ेगी, और फिर वो इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी लेकर फ्री हो जाएंगे। भाई, आप भी अगर अपनी पढ़ाई करेंगे, आप कुछ हासिल करना चाहेंगे, तो पहले से जो आपके बंधन हैं उनको तोड़ने की कोशिश करें। अब कई बार क्या होता है ना, हम जैसे 11th में आए हैं, अब हम सोचते हैं कि यार हम तो मुश्किल लग रहा है थोड़ा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स थोड़ा मुश्किल है, सोचना पड़ रहा है। लेकिन देयर इज अ रीजन गाइस। 10th तक जो आपने पढ़ाई करी थी, उस पढ़ाई के तरीके को अब बदलना होगा, अब सोचना होगा। तो बेसिक बात यह है कि हमारी जो वो आदतें थी जिनसे हम बने हुए थे, एक तो उन आदतों को तोड़ने में एनर्जी लग जाएगी, और फिर हम पढ़ाई आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो 11th के अंदर जो बच्चा आता है 10th से, और उसको फील होता है कि यार मुझे मुश्किल हो रहा है, स्टार्टिंग बड़ी दिक्कत लगती है, नाउ दिस इज द रीजन। वो जो पुरानी आदतें हैं उनसे, उनको तोड़ने के लिए, उनसे आजाद होने के लिए भी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और तब जाके आप आगे चल पाएंगे। ठीक वैसे ही बेचारे फोटोन को भी अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा, कुछ मिनिमम हिस्सा इलेक्ट्रॉन को उसके बॉन्ड, जो बाइंडिंग एनर्जी है जो जुड़ा हुआ है जिससे, उससे अलग करने के लिए, उस चीज से अलग करने के लिए, उस एनर्जी को से जो बॉन्डिंग, उसको तोड़ने के लिए खर्च करनी पड़ेगी, और फिर जाके इलेक्ट्रॉन भाग पाएंगे। तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी मेरे दोस्तों। मैं एक एग्जांपल हमेशा यूज करता हूं इसके लिए, एक और भी। मान लो अब आप जैसे ये क्लास अटेंड कर रहे हो, इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप थक गए, आज लेक्चर भी थोड़ा सा मान लीजिए आना था और वो भी लेट हो गया, तो आपको जो है, आपने वेट किया, आपने पढ़ाई करी, उसके बाद आप थक गए, अब आपको नींद आ रही है। अब आपने रूम में गए, आपने देखा कि आपके बेड पे भाई साहब आपका एक कजन सो रहा है, और वो कजन आपको पसंद नहीं है। नाउ व्हाट यू विल डू? आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, उस कजन को उठाएंगे और रूम से बाहर धक्का देंगे। तो यार योर एनर्जी, टोटल एनर्जी आप लगा रहे हैं, दैट विल बी डिवाइडेड, एक उसको जगाने में और एक उसको भगाने में। ठीक वैसा ही इलेक्ट्रॉन को जगाना मतलब इलेक्ट्रॉन को जो बंधा हुआ था उससे उससे निकाल के दूर लेना, और फिर उसको भगा देना। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लग जाएगा, और ये मिनिमम एनर्जी है, ये मिनिमम चाहिए। जब तक आप उसको अलग नहीं करेंगे, आप उसको भगा नहीं सकते। जब तक आप अपनी पुरानी आदतों से नहीं निकलेंगे, आप नया नहीं सोच सकते। द थिंग इज, दिस विल बी कंसीडर्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेट्स से एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ मिनिमम 200 रुपये आपकी जेब में होने चाहिए। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। उसके बाद जो खर्चा करो करो।
इतनी चाहिए, अगर इतनी नहीं हुई तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required to initiate a process। इतनी तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, इसी को कहते हैं बच्चों वर्क फंक्शन। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन से टकराने के बाद निकले, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये फोटोन की एनर्जी, इस तरीके से आइंस्टीन साहब ने अपनी इक्वेशन दी। आइए जरा कुछ इसका देखते हैं, सवाल वगैरह भी। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? अच्छा जी, ये आ गया आपका स्पेक्ट्रम वगैरह की बात है तो। अच्छा, ये लास्ट क्लास में हम देखा थे। हाँ, ये देखो जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया बच्चों। कुछ पॉइंट देखें। द इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। जैसे ही बीम ऑफ लाइट टकराती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। बीच में कोई टाइम लैग नहीं है। दैट मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि रेडिएशन आई, उसने थोड़ी सी हीट इकट्ठी करी और उस हीट की वजह से शायद इलेक्ट्रॉन निकले। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई टाइम लैग नहीं। जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, अब एक चीज ये समझना बच्चों, इंटेंसिटी के बारे में लेक्चर में समझा चुका हूं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी, ये तो पता ही है बेटा, एनर्जी। ये दो बात ध्यान रखना। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। कितनी इंटेंस लाइट है, कितनी ब्राइट लाइट है, उसकी बात हो रही है। For each metal, there is a characteristic minimum frequency known as threshold frequency. Threshold energy is what? H nu. So now that frequency will be considered as the threshold frequency. इस मिनिमम के नीचे ना, इस मिनिमम के नीचे प्रोसेस नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिए। ओके, इससे ज्यादा होगा तो प्रोसेस होगा, यही है उन्होंने बताया है। अब कुछ जरा सवाल भी देख लें इसका डुअल नेचर पे आने से पहले। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन whose frequency is this। बेटा एक फोटोन की रेडिएशन की एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी इतनी है, हमें बड़े इजीली पता है, दैट E इज इक्वल टू एच न्यू। एक फोटोन की निकालो, मोल के हिसाब से चाह रहा है तो उसको 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देना, आनंद आ जाएगा। अगला सवाल है, 100 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक। देखो मोनोक्रोमा, क्रोमा माने कलर, है ना? मोनोक्रोमेटिक, क्रोमा माने कलर, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर वाली लाइट, यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इसकी सिंगल रहेगी। 100 वॉट बल्ब एमिट, अच्छा 100 वॉट है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं 4 पॉइंट, प्रॉब्लम 2.7 है। मोनोक्रोमेटिक है, 100 वॉट बल्ब है जी, और वेवलेंथ कितनी है? मोनोक्रोमेटिक लगा रहा है 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। देखो बेटा, ये वॉट क्या होता है? पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात करते हैं, तो यानी 100 जूल पर सेकेंड, ये मेरी एनर्जी है पर सेकेंड। और जितने भी मेरे फोटोन निकल रहे हैं, जितने भी फोटोन निकल रहे हैं, दैट विल बी नंबर ऑफ फोटोन, सब मिला के इतनी एनर्जी चाहिए, एच सी अपॉन लैम्डा। एन निकालना है, ये वैल्यू लैम्डा की दे रखी है, एच और सी की पता है, ये ला के इधर ठोक दो। ये पर सेकंड है तो ये तो गायब ही हो गया, तो 100
अपॉन एच सी और इनटू में लैम्डा, ये आपका नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए। ये ठीक वैसा ही है कि भैया 100 रुपए का एक डोसा था, 1600 रुपए में कितने डोसे आएंगे भैया? तो 1600 रुपए में n इंटू 100, तो n कितना हो जाएगा? 1600 अपॉन 100। टोटल एनर्जी 100 जूल पर सेकेंड की बात कर रहा, तो 100 जूल है। नंबर निकालने हैं, ये एक फोटोन की एनर्जी हो गई। नमस्ते, हो गया, सिंपल सवाल है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। अब देखिए आगे, when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, 300 नैनोमीटर 300 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन सोडियम के सरफेस पे जाके गिर रही है, मेटल सरफेस पे रेडिएशन गिर रही है, सीधी बात है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा एक तरह से देखो, एच सी अपॉन लैम्डा में लैम्डा दे रखा है 300 नैनोमीटर है, तो 10 की पावर -9 करना मत भूलना। और एच न्यू नॉट निकालने को बोल रहा है, मिनिमम एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी भाई साहब ने दे रखी है, खत्म कहानी, सिंपल। क्या मुश्किल था इस सवाल में? व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ? अब जब मिनिमम एनर्जी आ जाएगी तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एस सी बाय लैम्डा, खत्म कहानी। क्लियर है? ये भी आसान हो गया। ये वाला आप कर लीजिएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, काइनेटिक निकालनी है, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस सीधी सी बात है। सारा ज्ञान दे रखा है, सॉल्व करना है आपने। अब ये स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम और अपना बैंड स्पेक्ट्रम की जब बात करी जाती है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर में, है ना। बोर थ्योरी के अंदर मैंने वैसे बताया था। और एनर्जी की बात अगर करते हैं तो मैंने ये भी कहा था, देखो एक था वेव नंबर। रिडबर्ग साहब जो ज्ञानी आदमी थे, कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी उन्होंने जो ये बताया था, याद है ना, बोर थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में मैंने ये समझाया था कि बोर साहब ने भी जो हमें ज्ञान दिया कि डेल्टा ई क्वांटाइज स्टेट की बात करी, E2 माइनस E1 के अंदर बात करी। मैंने आपसे कहा था ये एस सी बाय लैम्डा की बात हुई। यहाँ भी बात करते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर की बात आती है। एस सी को यहाँ ले आते हैं तो ये 1 बाय लैम्डा हो जाता है, यही वी बार होता है। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो वैल्यू आई थी थ्योरेटिकली, जो डेरिवेशन से हमने बात करी है, वो प्रैक्टिकली मैच कर रही थी, ये जो वैल्यू आ रही थी रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये भी बोहर साहब की थ्योरी जो थ्योरेटिकली जा रही थी, उसका एक प्रूफ हम ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के अंदर लगाने के लिए बहुत मजेदार है, ध्यान रखिएगा। वी बार इज 1/लैम्डा। वेव नंबर भाई वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनली चलेगा, कोई दिक्कत। फ्रीक्वेंसी की बात करते थे आप, तो ध्यान रखिए फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा होती है। ये वेव नंबर है, ये 1/लैम्डा है, तो ये ना भूल जाना, ये है। और वी बार जब कर रहा हूं तो ये 1/लैम्डा है, कंफ्यूज मत हो जाना। डन है। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ जो हमारे दिमाग में होना चाहिए, उसके सवाल हुए। अब आइए डी ब्रॉगली के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखो बेटा, कहीं ना कहीं अब ये समझ में आने लगा था कि जो न्यूटन साहब कह रहे थे कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और जो मैक्सवेल साहब और ये सब भिड़े हुए थे, नहीं भैया वेव है वेव है। तो अब कॉन्सेप्चुअली ये बात समझ में आ रही थी कि भैया कहीं ना कहीं दोनों में बढ़िया कनेक्शन है। और इस डुअल नेचर की जो बात थी, इसे समझाने का क्रेडिट हमारे डी ब्रॉगली साहब को जाता है। इन्होंने कहा भैया एवरी मैटर बेसिकली हैज अ वेव कैरेक्टर associated with it. Every matter has a wave character associated with it. और उसका जो वेवलेंथ है इस तरह दिया, अगर ध्यान से सोचो तो इस तरह भी ले सकते हो भाई, मैटर और वेव दोनों के अंदर आप कॉमन फैक्टर देख रहे हो,
तो भैया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये तो मैटर की एनर्जी की बात हो गई। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये वेव की एनर्जी की बात हो गई। आप कह रहे हो डुअल नेचर, तो क्या दोनों की एनर्जी मतलब एक ही एनर्जी है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स? जिस तरह हम कहते हैं कि जो गॉड फॉर्म है वो सिंगल फॉर्म है, दैट सिंगल फॉर्म कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन एनी नंबर ऑफ फॉर्म, व्हाटएवर यू वांट। किसी भी नाम से पुकार लो, बात वही। तो इसी एनर्जी को मैं कभी मैटर कह देता हूँ, कभी वेव कह देता हूँ, है वो एनर्जी। तो मेरे दोस्त, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गई, और एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा कर दूं अगर, और लैम्डा को देख लूं तो एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर, और ये कट जाए तो एच अपॉन एम सी, विच इज इक्विवेलेंट टू एच अपॉन एम वी, क्योंकि हर कोई चीज तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से नहीं मूव करेगी। डन है। डी ब्रॉगली साहब की ये जो एक पूरी बात थी, ये किसी और भी काम आ गई। जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन वेव इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो अगर वो एक वेल डिफाइंड सर्किट जो बोर साहब ने कहा था ऑर्बिट, उस तरह से को बात करें, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हो बिल्कुल। यही तो बात हुई। एन लैम्डा नंबर ऑफ वेवलेंथ की जो बात हम कर रहे हैं, जो वेव्स के हिसाब से हम कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन वेव की बात कर रहा है। अब अगर लैम्डा की जगह में रख दूं एच अपॉन एम वी, हाँ हाँ ये बिल्कुल चलेगा सर। अच्छा, वेरी गुड। एम वी यहाँ ले जाऊं और 2 पाई यहाँ ले आऊं, अरे गजब, देखा क्या आया? बोर का पोस्टुलेट। वो लेक्चर जरूर देखना है। देखो बेटो, अगर लगातार फॉलो कर रहे हो आप लेक्चर, मैं अपने पोस्ट जरूर डालता हूँ, और जो पोस्ट डालता हूँ तो उसमें मालूम होता है कि कौन सा लेक्चर देखना है। आई थिंक सब्सक्राइबर्स को ही पोस्ट दिखता है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो सब्सक्राइब कर लो, पोस्ट मालूम होते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट इशू आते रहेंगे, क्वेश्चंस वगैरह उस पर आते रहेंगे। ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप के ऊपर सब चीज़ आ रही है। कल से तो खैर हमारा संघर्ष बैच स्टार्ट हो रहा है IIT JEE का, ड्रॉपर बैच है पूरा, काफ़ी डिटेल में चीज़ें जाएंगी उसमें। तो देखो, ये बोर का पोस्टुलेट हमने लगभग लगभग डी ब्रॉगली से बना दिया। कितना बढ़िया लिंक है, यस और नो? खैर ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं तो बुरा नहीं मानना यार, थोड़ा सा तो सोचना शुरू करो। डी ब्रॉगली साहब का ये डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट रहा। क्वांटम नंबर की बात करते, देखो इसके बीच में अब क्या होता है, वेव मैकेनिकल मॉडल की बात आती है, साइन की बात आती है, ये किस तरीके से वेव फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन का वेव फॉर्म की बात कर रहा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं, साइन स्क्वायर आता है, ये सब बातें हैं। और ये सब बातें अभी इस संघर्ष बैच में ले लूंगा मैं, क्योंकि एनसीईआरटी के लिहाज से इतना नहीं है आपके लिए। बट ये क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक, इसी के बेस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर पाएंगे। तो बढ़िया चलता हुआ। क्वांटम नंबर क्या है बेटा? ये बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन के ही, अगर हम देखें तो 3 सॉल्यूशन माने जाते हैं, जिनसे 3 क्वांटम नंबर आते हैं। कौन कौन से आते हैं बेटा? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये n से डिनोट होता है, ध्यान रखना, n से डिनोट होता है। देखो भाई, आप मेट्रो में जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे या बस में चढ़े, आपने देखा कि साथ में कोई शख्स है, आपको अच्छा लगा वो शख्स, आपने कहा अपना परिचय दीजिए। अगर चप्पल या थप्पड़ नहीं पड़ा तो अगर परिचय दिया गया तो क्या बताया जाएगा? फोन नंबर या इंस्टाग्राम का, वो सब चीजें जो आजकल होती हैं। हमारे ज़माने में अगर हम अपने दोस्त से पूछते भाई कहाँ रहता है, तो बताता था भैया मेरा एड्रेस, हम यहाँ रहते हैं, इस गली इस मोहल्ले में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन से पूछा भैया तुम कहाँ हो, तुम्हारी स्टेट कहाँ है, इलेक्ट्रॉन ने कहा जो हमारी शेल है, सिर्फ एक सब शेल है,
फिर ऑर्बिटल का दास्तां आएगी और फिर उस ऑर्बिटल के अंदर हम समाएंगे। हर शेल की सब शेल होती है, हर सब शेल में ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकते हैं, और हर ऑर्बिटल में ऑर्बिटल एक कमरे की तरह हो गया। कमरा, सोचो कमरा। एक फिल्म आई थी सलमान खान अक्षय कुमार की, मुझसे शादी करोगी, उसमें वो एक कमरे, किराए कमरे में रहते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन, उनमें भयंकर रिपल्शन दिखाया गया। इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज की स्पीशीज है, भयंकर रिपल्शन है, तो दोनों अलग अलग रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सामने ना आए नहीं तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। ऐसे ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो जो चौथा क्वांटम नंबर है वो स्पिन है, वो श्रोडिंगर की इक्वेशन से नहीं आया था। 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर की इक्वेशन से, उसमें से पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। एक तरह से ये बताता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। सर क्या इसको एटॉमिक रेडियस कह दें? थोड़ा वेट करो कहने से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर भी आने दो, फिर कहने की कोशिश करना। और रेडियस कहने में तो देखो फिर हाइजेनबर्ग साहब बहुत बुरा मान जाते हैं। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, एक तरह से ये वही शेल की बात कर रहा है, स्टेशनरी स्टेट की बात कर रहा है, ऑर्बिट की बात कर रहा है, जो हमारे बोर साहब ने कहा। यानी एक तरह से जो बोर साहब ने कहा था वो क्वांटम नंबर की बात यहाँ इनडायरेक्टली ये बताता है एनर्जी के विषय। बताएगा क्यों? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी एनर्जी ज्यादा, जितना करीब होगा उतना टाइटली बाउंड होगा उतनी एनर्जी कम, मूवमेंट भी कम हो जाएगी। चलो चलो, तो जैसे अब कोई रहता है, लेट से मान लीजिए नोएडा में, तो नोएडा एक तरह से शेल मान, एक एक एनालॉजी लेके कोशिश करो समझ। नोएडा में फिर किस सेक्टर में, वो सब शेल हो गई, उसमें से किस सोसाइटी में, और उसका घर कहाँ है, उसका कमरा कहाँ है, वो ऑर्बिटल हो गया, फिर उस कमरे के अंदर, है ना। तो अगला आ जाइए एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको भैया एल से डिनोट करा जाता है। किससे करते हैं? एल। जैसा मैंने कहा था हर शेल में सब शेल, इसकी वैल्यू होती है 0 से n माइनस। क्या मतलब हुआ सर इसका? अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l क्या होगा? 0 और 1। हर वैल्यू ऑफ n के लिए l लगाएंगे आप। अगर मैं कहूं n इज इक्वल टू 3 है तो l क्या है? 0 1 2। 0 से स्टार्ट करना है, n माइनस 1 तक चलना है, तो 3 में n माइनस 1 क्या होगा बेटा? 2। खत्म। चलो एक n इज इक्वल टू 4 भी लिख लो, l क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। कहने का मतलब देखो जरा, अगर 3 नंबर शेल की बात कर रहे हैं तो उसमें 1 2 3 तीन तीन सब शेल हैं। अगर 2 नंबर शेल की बात कर रहे हैं, 1 2 2 सब शेल है। बेटा यही एनर्जी लेवल है, यही क्वांटाइज लेवल है। अगर ये क्वांटाइज, अरे वही था ना KLM क्वांटाइज बोर वाला लेक्चर देखो, और 0 1 2 3। आहा क्या मजा है। यानी एक तरह से जो शेल नंबर है उतनी सब शेल होती हैं। यानी ये कुछ ऐसा हो गया, शहर में सेक्टर बटे हुए हैं, नोएडा सेक्टर 11, अगर इनके हिसाब से चलें तो उसमें 11 गलियां होंगी, तेरी गलियां। सिंपल सी बात है दोस्तों, जितना शेल का नंबर आ रहा है उतनी ही सब शेल की बात यहाँ पर करेंगे, बड़ी मस्त। चलिए, दिस इज एजीमुथल क्वांटम, एक तरह से सब शेल बताया। समरफील्ड की जो कॉन्सेप्ट थी सर, ये कहाँ था? आप नहीं पढ़ते तो ठीक है, नाम साइंटिस्ट का रख लो। अब एनसीईआरटी ने हाथ बांध रखे हैं ना चीजों को बताने के लिए। खैर संघर्ष बैच में वो सारे हाथ खोल देंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय m, फॉर ईच वैल्यू ऑफ n l होगा, और फॉर ईच वैल्यू ऑफ l m होगा। तो m की वैल्यू क्या होती है? -l से 0 से +l। अगर मानिए n आपके पास 2 है, l क्या होगा? 0 और 1। m क्या होगा? 0 तो -0 + 0 क्या है? 0 तो 0, है ना। -1 0 +1, कि 1 तो -1 से +1 जा सकते हो। ये अब ध्यान से देखो दोस्तों,
शेल नंबर 2 था तो सब शेल भी 2 थी, ऑर्बिटल कितने थे, यानी ये बेसिकली एक तरह से क्या मान के चलो, ये ऑर्बिटल के विषय में बता। शेल बेसिकली अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में जबरदस्त फर्क है। वो क्या है? ऑर्बिट वही है बोर वाला, एन से नोट कर लो। बट ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए एन भी चाहिए, एल भी चाहिए, एम भी चाहिए। ऑर्बिटल क्या था बच्चों? 3D स्पेस, अराउंड द न्यूक्लियस। ये ध्यान रखियो दोस्त। इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिट तो शेल है भैया, फिक्स, जिसकी बात करी थी बोर। तो अगर n इज इक्वल टू 2 था तो ऑर्बिटल कितने हो गए? 1 2 3 4। अच्छा जी, गजब हो गया ये तो यार। अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो l क्या होगा रे? 0 1 2। m क्या होगा रे? 0 माइनस 1, ये प्लस 1, ये प्लस 2, और सॉरी ये माइनस 2, ये माइनस 1, ये 0, ये प्लस 1, ये प्लस 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर n हो गया 3 तो ऑर्बिटल हो गए 9। चक दे फट्टे। सर एक बात समझ में आ रही है? क्या आ रही है दोस्त? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी n स्क्वायर। आ गए तुम? ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए n स्क्वायर। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तीसरा लाओगे तो इन दोनों में से ही किसी पोजीशन, किसी तरह के रोटेशन पे उसको आना होगा, रिपल्शन होगा। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n वाले की बात करते हो तो 2n स्क्वायर हो गया। KLMN जब भरते हो तो 2 8 8 18 भरते हो। अब एक सवाल लिखो भैया, थर्ड शेल में 8 आ रहे हैं इस रूल के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं बोहर ब्यूरी प्रिंसिपल। इस रूल के हिसाब से थर्ड शेल में कितने आने चाहिए? 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 आने चाहिए। 18 तो फोर्थ में आ रहे हैं, काहे? सोचो जरा, जवाब मिलेगा ठाकुर, सोचो तो सही। तो दिस इज व्हाट, अगर हम ध्यान से देखें तो क्वांटम नंबर की बात, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो फाइनली हम बात कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। ये हो जाता है प्लस हाफ और माइनस हाफ। मेरे दोस्तों यही होना है, एक प्लस एक माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ हाफ। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात होती है ना, ठीक है, तुम मान के चलो कि आधा आधा बात। अब आ जाओ आनंद के साथ आगे बढ़ो। ऑर्बिटल क्या था रे? जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सर्वाधिक थी, मैक्सिमम थी। तो कोई मिनिमम वाला भी तो होना चाहिए। हाँ, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हो तो शैतान में भी विश्वास रखना पड़ेगा। आशुतोष राणा साहब ने कहा। मूवी का नाम मुझे ध्यान नहीं। चलो, तो द थिंग इज, अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहीं है इलेक्ट्रॉन के मिलने की तो मिनिमम भी है, उसे कह देते हैं नोड। तो सर क्या इसको एंटी ऑर्बिटल कह दें? कह दो भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी मिनिमम, इसलिए जीरो कहा जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी मिनिमम। अब जीरो हम मिनिमम को कहते हैं। अब इसमें देख लो बेटा, रेडियल नोड हो सकती हैं, रेडियल नोड, उन्हें स्फेरिकल नोड भी कह देते हैं। वो कैसे निकालेंगे? n माइनस l माइनस 1। और एक टाइप होता है एंगुलर नोड, वो l होता है। टोटल नोड क्या होगा? n माइनस l माइनस 1 प्लस l, बेसिकली n माइनस 1। बिंदा नोडल प्लेन
इसके बारे में पूछ लेगा। वैसे तो यही हो जाता है एनी मॉडल प्लेन भी। और ये होते क्या है, ये बड़ा मजेदार है। बाउंड्री लेवल डायग्राम कैसे बनेंगे, रेडियल सॉलिड डेंसिटी कैसे है, 1s वगैरह कैसे है, इसके बारे में जानकारी अगर आप चाहते हैं तो दे देंगे। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सन। अदरवाइज इससे काम चल जाएगा। और कुछ थोड़े से फॉर्मूले और ले लो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई से निकल जाएगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट एस एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई से निकल जाएगा। मान लो पी ऑर्बिटल के लिए निकालना है। पी के लिए एल वैल्यू, अब ये क्या है सर, एल पी वाला क्या आ गया चक्कर। अब आएगा। इसको समझने के लिए एक चीज समझ, अगर एल वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 वाले को एस, 1 वाले को पी, 2 वाले को डी, 3 वाले को एफ, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। एक फुटबॉल सी ले लो उस तरह से। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जब हम बात कर रहे थे उसी की बात कर रहे हैं। एल वैल्यू से हम निकाल के बात कर रहे हैं। बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑर्बिटल के खूबसूरत से। हाँ लेकिन अब देखते हैं, आप चाहेंगे तो बता देंगे। स्फेरिकली सिमेट्रिकल डम्बल, पी साइलेंट है, डम्बल ऐसा है, डम्बल ये ऐसा गोलू, ये डबल डम्बल। मुझे उम्मीद है कि तुम कह दो, आनंद आ जाए। कई बच्चे कहते हैं नहीं सर एनसीईआरटी का ही करेंगे, एफ फ्यूज है। चलो जैसे तुम चाहोगे वैसे कर लेंगे। एफ हो गया फ्यूज। तो अगर मुझे पी के लिए निकालना है तो पी के लिए एल वैल्यू क्या होती है बेटा, 1, एस के लिए 0, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। खैर वैसे भी इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर और डिटेल में जाना है, संघर्ष में आना ना, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पी के लिए 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, ये हो गया अपना 1 प्लस 1 2, तो 2 एच अपॉन 2 पाई। दिस कैन बी रिटन एज एच अपॉन अंडर रूट 2। चलिए इस तरह से भी सवाल आते, ये तो कंपटीशन का ही था। अब आता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अब इतना आज आप कर लें। वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कराना चाह रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम इसी में लग गया है। कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगली बार। तो आज क्वांटम नंबर हो गए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, डी ब्रॉगली हुआ, क्वांटम हुए, ये नेक्स्ट था। ठीक है, लेट मुझे भी हो रहा है वीडियो अपलोड करने में, डिनर भी करना है, क्लासेस वैसे ही लंबी हुई। तो आज की सभाएं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, शुभ रात्रि।